नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का, और आज के मुद्दे में बहस ज्यादा नहीं होगी, चर्चा करेंगे, आपको आगाह करेंगे, क्योंकि आज का मुद्दा आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। आज का मुद्दा आपके एटीएम कार्ड से जुड़ा है, आपके डेबिट कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपकी कमाई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज हम आपको आगाह करेंगे और बताएंगे कि कैसे आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है और आप कैसे इन डकैतों से बच सकते हैं। क्या कभी आपको ऐसा फोन कॉल आया है जिसमें बैंक का नाम लेकर आपसे एटीएम कार्ड का नंबर और पिन पूछकर आपकी कमाई उड़ा ली गई हो? अगर नहीं आया तो होशियार रहेगा, क्योंकि एटीएम फ्रॉड करने वालों की बुरी नजर आपकी गाढ़ी कमाई पर है। देश में लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि IBAN7 ने ही सबसे पहले एटीएम के जरिए ऑनलाइन फ्रॉड की रैकेट का खुलासा किया था। इसके लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने झारखंड में जामताड़ा के जंगलों में एक ऑपरेशन फोन कॉल को अंजाम दिया। इन्हीं जंगलों में हमें मिले वो शातिर लुटेरे जो लोगों को एक एक करके इस तरह के फोन कॉल्स करते हैं और उनकी गाढ़ी कमाई मिनटों में उड़ा लेते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम आपको करेंगे आगाह, आपको बताएंगे कि कैसे आप अलर्ट हो सकते हैं इन फोन कॉल्स के जरिए। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन फोन कॉल यानी वो ऑपरेशन जो आपकी आंखें खोल देगा, आपको होशियार करेगा, आपको बताएगा कि बैंक से आने वाली असली कॉल और जामताड़ा के जंगलों से आने वाली धोखे की कॉल में क्या फर्क है। बैंकों से आने वाला असली फोन कॉल कभी भी ग्राहक से उसकी सारी जानकारियां बताने की गुजारिश नहीं करता। दरअसल डेबिट कार्ड नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट, कार्ड के पीछे दर्ज CVV नंबर, एटीएम का पिन नंबर, रजिस्टर्ड फोन नंबर पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड और ग्राहक की निजी जानकारी में से कोई एक भी जानकारी किसी के पास ना हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। यानी सभी जानकारियां मिलकर ही किसी अकाउंट की तिजोरी की चाबी की तरह काम करती हैं। लेकिन ये ठग इतने शातिर हैं कि शिकार से ही उसकी तिजोरी की चाबी ले लेते हैं। जैसे जंगलों में शिकार और शिकारी के बीच शह मात का खेल चलता है, वैसे ही इस जंगल से देश के किसी भी हिस्से में जाने वाले फोन कॉल भी शिकार की तलाश करते हैं। जैसे कि अकाउंट आपका है स्टेट बैंक का, ठीक है, अभी फ़िलहाल 2 दिन या 4 दिन हुआ है, वह तारीख अभी जो प्रोसेस निकला है जो उससे अकाउंट, जैसे कि आप OTP हमें नहीं बताइएगा, जैसे कि अभी स्टेट बैंक का आपका है, जैसे कि आप OTP हमें नहीं बताइएगा, तो OTP नहीं बताइएगा तो हम क्या करेंगे, आपको आपका पासवर्ड हम जान लें। कैसे पासवर्ड कैसे मालूम करोगे मेरा? जैसे कि हम आपको कॉल किए, ठीक। हालांकि इस जंगल से होने वाले ठगी के कॉल में फंसता वही है जो शिकारी के इरादे भांप नहीं पाता, उसकी बातों के जाल में उलझ जाता है। लेकिन आज बातों में फंसने की बारी खुद इन शिकारियों की थी, क्योंकि IBAN7 के अंडरकवर रिपोर्टर ने इन्हें झांसा दिया था कि वो इस धंधे को कॉल सेंटर की तर्ज पर चलाना चाहता है। इसीलिए उसका ये जानना जरूरी है कि किसी ग्राहक से उसके अकाउंट की सारी जानकारियां कैसे ली जाती हैं। जरा गौर से सुनिए, ये शख्स कितने फख्र के साथ बता रहा है कि वो कैसे ग्राहक को अपनी बातों में उलझाकर उनसे कार्ड डिटेल उगलवा लेता है। देखिए, आपका यहाँ से रिन्यूअल हो रहा है, होल्ड पर रखा गया है, या हो गया वो हो गया है, तो आपको या इस नंबर को आपको सिस्टम पे आपको मैच कराना है, हमें बताना है, जो यहाँ से आपका रिन्यूअल सर्वे किया जाएगा। ऐसे ही बोल दिए तो आप मुझे दे दिए, जैसे कि आपका मास्टर, वीज़ा, मैस्ट्रो या रुपए कार्ड है, जैसे कि आपका मैस्ट्रो कार्ड है या तो आपका मास्टर कार्ड है। मास्टर कार्ड में 51926 ऐसे ही नंबर होता है, 5196 ऐसे ही नंबर होता है, 16 डिजिट का नंबर होता है। वह नंबर आप नोट कर लिए, उसका वैलिडिटी नोट कर लिए, जैसे कि कोई भी मंथ हो या ईयर 2033-34। तो देखा आपने कैसे बातों में उलझाकर शिकार से उसके कार्ड की सभी डिटेल्स निकलवा ली जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्हें ये लोग कॉल करते हैं वो बड़ी आसानी से अपने कार्ड की सारी जानकारियां इनके हवाले कर देते हों। इस लड़के ने हमें बताया कि कई बार इन्हें दिन भर में 200 से 300 फोन कॉल तक करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं एक शिकार फंसता है। कभी कभी कोई दिन खाली ही निकल जाता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला शिकार कितना सतर्क है। हालांकि कई बार ये लोग सतर्क बैंक ग्राहकों से भी उनके अकाउंट की डिटेल निकलवा लेते हैं। आखिर कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ क्या मांग रहा है आपको? एक्सपायर डेट और एटीएम पिन। एक्सपायर डेट हो गया 2016। कितना है? 7/2016। लेकिन हाँ, 2 अंक का देना पड़ता है, जैसे 07 716 मतलब 16। यहाँ क्या हमारा एटीएम पिन हो गया। मेरा जो 8 उसको सबसे पहले क्या किए थे,
उसको 8 करवाए थे हम। 8 करवाए थे। मतलब वो नहीं दे रहा था हमको पिन कोड नंबर, अच्छा। उसको जोड़वा के ले लिए। तो देखा आपने, अपनी शातिर बुद्धि पर इतराते हुए इस इंसान ने हमें बताया कि कैसे उसने एक शिकार से उसका पिन नंबर खुद उगलवा लिया और उसे पता तक नहीं चला। दरअसल इस नटवर लाल ने शिकार से सीधे पिन नंबर नहीं पूछा, बल्कि पहले उसके सीवीवी नंबर के आखिरी के 3 अंक पूछे। शिकार को भरोसे में लेने के लिए उसने बार बार कहा कि सीवीवी नंबर के पहले के 4 अंक सीक्रेट हैं, वो उसे कतई ना बताए, क्योंकि वो जानता था कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सीवीवी नंबर के पहले के 4 अंक वही होते हैं जो डेबिट कार्ड के आखिर के 4 अंक होते हैं। और इसके बाद एटीएम का पिन नंबर जानने के लिए ग्राहक से कहा गया कि ऑनलाइन आईडी जनरेट करने के लिए वो सीवीवी के आगे के 4 अंकों में अपने एटीएम पिन का नंबर जोड़कर बता दें। अक्सर ही सरल ग्राहक इस घनघोर झांसे को समझ नहीं पाते और अपनी तिजोरी की चाबी खुद ही झांसेबाजों के हवाले कर देते हैं। उसको हम नहीं दिए, अपना जो है ना, एक जैसे कि सफेद पट्टी में होता है 7 डिजिट का नंबर होता है, उसमें वो हमको सीसीबी बता दिया है। उसके आगे 4 डिजिट का नंबर होता है, उस वो नंबर जो कार्ड के 16 डिजिट का लास्ट का 4 अंकों का नंबर मैच होता है। हम बोले सर वो नंबर मुझे मत बताइए, किसी को शेयर मत कीजिएगा। इसमें ऐड कर दिया। हाँ सर कितना है? 5 अंकों का नंबर आया। क्या क्या है सर? 48782। हाँ सर, उसका किया ऊपर में वो लिख लिए। उसको जो लास्ट का 16 डिजिट का नंबर उसको लास्ट में अंक उसमें माइनस कर दें, ऐड उसका पिन कोड नंबर आ गया। पहले उसको इतना पूछेंगे हम। हालांकि इन शातिर ठगों के केवल यही 2 तरीके नहीं हैं जिसके जरिए ये लोग भोले भाले लोगों से उनके कार्ड के डिटेल्स निकलवा लेते हैं। दरअसल ठगी का कोई एक तय तरीका नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ये खेल फोन कॉल के जरिए शिकार को बातों के जाल में उलझा कर ही खेला जाता है। तो अगली बार आपके पास अगर ऐसा कोई फोन कॉल आए तो होशियार हो जाइए। बैंकों से आने वाले असली कॉल में कभी भी आपके किसी भी कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी एक साथ नहीं मांगी जाती, याद रखिए। कैमरामैन विमल के साथ अभिषेक कुमार, जामताड़ा, झारखंड, IBN 7। और आपने देखा किस तरीके से फ्रॉड होता है। एटीएम फोन कॉल फ्रॉड के जरिए बैंक खातों से पैसे उड़ाने वाले इस गोरख धंधे को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं। सवाल ये कि क्या बैंकों की ढिलाई से इस तरह के फर्जीवाड़े में मदद मिलती है? बड़ा और अहम सवाल ये भी है कि क्या बैंकों के कर्मचारियों की मिलीभगत से चलता है ये पूरा रैकेट? क्या बैंक अपने ग्राहकों को जागरूक करने में नाकाम रहे हैं? क्या पुलिस भी इस तरह के केस में टाल मटोल करती है? तमाम अहम सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे इसी पर चर्चा, और साथ ही साथ हम आपको आगाह करेंगे, अलर्ट करेंगे, आपको बताएंगे हमारे संवाददाता भी किस तरीके से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। और अगर आपके पास इस तरह का फोन कॉल आता है तो कैसे आप सही यानी असली और नकली फोन कॉल के बीच में फर्क देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और कैसे आप इस फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देती हूँ। दिल्ली से साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से इलाहाबाद बैंक के पूर्व निदेशक के डोगरा जी हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, माफ कीजिएगा स्टूडियो में नहीं है लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। और स्टूडियो में जो 2 खास मेहमान हैं, एक है हमारे साथ विजॉन मिश्रा जी, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। मैं अभिषेक, सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि जरा दर्शकों को हम आगाह कर दें, ये आपने ऑपरेशन फोन कॉल किया था जिसका असर हुआ है, और इसके बाद से लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं। लोग शुक्रिया भी कह रहे हैं IBN 7 को, ये भी कह रहे हैं कि आपके इस पूरे खुलासे के बाद हम अलर्ट हो गए हैं। जिन्हें नहीं भी पता था वो भी अलर्ट हो गए। सबसे पहले ये बताएं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि असली और नकली फोन कॉल में क्या डिफरेंस होता है, क्या हम ये पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी जरूर। देखिए नवजोत, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात क्या है कि बैंक कभी भी आपसे आपका डिटेल नहीं पूछता। अगर बैंक आपको फ़ोन भी करता है तो किसी मोबाइल से फ़ोन नहीं करेगा। वो एक हेल्पलाइन नंबर होता है और बाकायदा उसके लिए सिस्टम होते हैं। बैंक ये कभी भी आपसे डिटेल नहीं ले सकता है। लेकिन ये जो ठग हैं, इन्होंने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली हुई है, कैसे बात करना है, सामने वालों को स्मार्टली कैसे फंसाना अपने जाल में। उनका मेन मकसद होता है किसी भी तरह आपके ATM का पिन कोड और CVV निकालना। और इस पूरे घटनाक्रम में वो बाकायदा 3 लोग बैठकर इस घटना को अंजाम देते हैं। पहला वो बंदा होता है जो आपको कॉल करता है,
दूसरा बंदा बगल में बैठ के लैपटॉप या स्मार्टफोन पर ऐप के थ्रू आपके पैसे को ट्रांसफर करने की तैयारी करता है, और तीसरा वो बंदा होता है जैसे ही आपका पैसा ट्रांसफर हो गया उसके बाद एटीएम से पैसा निकालने का होता है। ये 3 रैकेट होता है, 3 लोग मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि एटीएम से पैसा आपका झारखंड में निकले, वो चेन्नई से निकल सकता है, वो मुंबई से, देश के किसी भी हिस्से में वो जाके आपको आपके एटीएम से पैसा निकाला जाता है। इन रैकेट जो नटवर लाल हैं, ये इन्होंने पूरे देश में अपने अकाउंट बना रखे हैं जी नवजोत, और वहीं से ये अपने सारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है जो मैं बिजॉन जी आपसे जानना चाहूंगी। अभिषेक आपके पास आएंगे, हम दर्शकों को ये भी बता दें कि हम अभिषेक से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके कार्ड का यानी एटीएम कार्ड का पिन किस तरीके से डिकोड होता है, वो भी हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। हमें अभिषेक बताएंगे लाइव कि किस तरीके से आपके पिन को डिकोड किया जाता है। बिजॉन जी ये बताएं, अभी अभिषेक बता रहे थे कि पूरे देश में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बैंकों की ढिलाई की वजह से इसको मदद मिल रही हो ज्यादा? एब्सोल्युटली, ये तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि बैंक्स अलर्ट नहीं हो रहे हैं। जब भी अकाउंट से कोई भी विड्रॉल हो रहा है इस ढंग से हो रहा है कि इसी हर अकाउंट होल्डर को एक्चुअली सूचना देना पड़ता है कि आपके अकाउंट से ये अमाउंट निकलने वाले हैं या आपने कोशिश कर रहे हैं लेने के लिए। तो ये सारी चीज अलर्ट सिस्टम्स में आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी है जो अलर्ट करते हैं बैंक अकाउंट होल्डर को, जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में हम लोग दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं। हमारे सारे आईटी स्पेशलिस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहा है, लेकिन हमारे देश में ही हम देख रहे हैं कि ये टैलेंट्स को नहीं उपयोग किया जा रहा है, सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब बैंक भी किसी ढंग से इनके साथ मिले हुए होंगे। डोगरा साहब इस पर क्या कहेंगे? बैंकों की भी मिली भगत है, उसके बिना इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम नहीं दिया जा सकता। डोगरा साहब। हेलो जी डोगरा साहब, मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, मेरे से आप कर रही हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दूंगा IBM 7 को कि आपने एक आम लोगों को सावधान और सतर्क करने के लिए बहुत अच्छा जो है ये प्रारंभ किया है सीरियल। ये पहले भी आपने काफ़ी सावधान किया, लोगों को जागृत किया है। देखिए, ये बहुत एक गलतफहमी है आपकी भी, मुझे लगता है, और हमारे साथी जो दूसरे अभी बोल रहे थे कि इसमें बैंकों की मिलीभगत है। मैं आपको बता दूं कि आज की जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से द मोमेंट आप पैसा निकालते हैं या आपने जो जानकारी दे दी है अनभिज्ञता से, अज्ञानतावश सामने वाले ठग को, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, उनको देने के बाद द मोमेंट दे विड्रॉ दी मनी, जैसे ही वो पैसा निकालते हैं वो तुरंत जो है वो मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाता है, जो मोबाइल आपने बैंक में रजिस्टर किया है। लेकिन हाँ, इन सब के लिए आपको बैंक में अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल का करना पड़ेगा और अपने आप को सतर्क करना पड़ेगा। बैंक पूरा उस तरह का लिटरेचर जो है हर कस्टमर को प्रदान करते हैं, लेकिन उसको हम लोग ले जाके घरों में रख देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, डोगरा साहब, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप लोग यानी बैंक्स, जब हम बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं या हम वहां से डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आप लोग एक फॉर्मेलिटी जरूर करते हैं, वो सही है। आप पूरे बहुत सारे हमें पेपर्स मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपना समय निकालें और उसको अच्छे से उस पर रिसर्च करें। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद भाषा से वाकिफ नहीं होते या फिर इतने पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन ऐसा, डोगरा साहब पहले पूरी बात सुन लीजिए। हम आरोप नहीं लगा रहे डोगरा साहब, यहाँ किसी पर आरोप नहीं लग रहा। हम सिर्फ लोगों को आगाह करना चाहते हैं। हो सकता है आप इन्वॉल्व ना हो, आपका बैंक इन्वॉल्व ना हो, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हैं, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे लोग हो सकते हैं। तो यही कहना है कि कम से कम जब कोई भी व्यक्ति जाता है बैंक में, तो क्या वहां के कर्मचारियों को कस्टमर फ्रेंडली होके उनको अच्छे से सूचित नहीं करना चाहिए? ये भी एक कमी हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कस्टमर अनभिज्ञ है इन सारी चीजों से, प्रारंभ में अकाउंट खोलता है तो उसको सारा लिटरेचर दे दिया जाता है, और यदि उसमें कोई चीज उसको समझ में नहीं आती है तो निश्चित रूप से वो प्रबंधक के पास, मैनेजर के पास, काउंटर क्लर्क के पास, किसी के पास भी जाके अपनी जिज्ञासा शांत कर सकता है। लेकिन
बार बार बैंक्स की तरफ से एसएमएस भी भेजे जाते हैं कि बैंक कभी भी आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या एटीएम कार्ड नंबर नहीं मांगता है, सीवीवी नहीं मांगता है, एक्सपायरी डेट नहीं मांगता है। लेकिन इसके बाद भी ये लोग जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, दे आर सो वेल ट्रेन्ड कि वो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले कस्टमर्स को जो भोले भाले होते हैं उनको फंसा लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक काम मैं किया जा लौटूंगी सकता आपके है पास। निश्चित रूप से, विक्रम जिस सिंह तरह जी, से आप विक्रम सिंह जी, मैं लोगों को आपके पास जागरूक आना कर रहे हैं बराबर। डोगरा साहब इससे- वापस लौटती हूँ क्योंकि पूरे 1 घंटे का शो है, आपसे चर्चा हमारी जारी रहेगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर आपसे भी हमें चर्चा करनी है। दुग्गल साहब भी बैठे हैं, लेकिन मैं विक्रम सिंह जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। विक्रम सिंह जी, इसमें एक बड़ी जो कमी कह सकते हैं हम, वो ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति के पास फ्रॉड होता है, उसके साथ फ्रॉड होता है, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि वो इस फ्रॉड की जो कंप्लेंट है वो बैंक में जाकर करे या पुलिस के पास जाकर करे। पुलिस के पास जाता है तो बिल्कुल अज्ञानी, उसको पता नहीं चलता। पुलिस सीधा कहती है भाई ये तो हमारा मामला ही नहीं है, आप बैंक में जाइए। बैंक के पास जाता है, वो कहते हैं कि हमने नहीं किया, आप जाइए, ये तो एक क्राइम है, तो आप पुलिस के पास जाइए। ये सबसे बड़ी विडंबना है उस बेचारे कस्टमर के साथ। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है नवजोत जी। इसमें एक तो सबसे पहले ये सामान्य अपराध नहीं है, संगठित अपराध है, और इसके 4 पहलू हैं। जो आरोपी हैं और जो अपराधी हैं उनकी वाकपटुता और उनके द्वारा की जाने वाला मोडस ऑपरेंडाई। नंबर 2, बैंक अपने को स्टेक होल्डर ही नहीं मानता है, और पुलिस की मिली भगत से, मैं ये कह रहा हूं मिली भगत से पुलिस की, कि वहां पर इतने संगठित अपराधी क्रियाशील हैं। आप क्या समझती हैं कि वो बिना पुलिस की शह के सहयोग के पनप फल फूल रहे हैं? और कहीं क्यों नहीं फल फूल रहे हैं? केवल जामताड़ा में क्यों फल फूल रहे हैं? 18 जगहों से रेड गई और एक भी रेड का कामयाब न होना ये दिखाता है कि जामताड़ा और पुलिस को वहां पर बहुत अपना स्पष्टीकरण देना होगा। और बैंक को चाहिए कि इसका एक प्रकोष्ठ बनाए, जितने भी ग्राहक आपके चीट होते हैं उनके बारे में आप स्टेक होल्डर बनिए और इसको फॉलो अप कीजिए। बनिस्बत इसके ये कहना कि मैंने फोरवॉर्न कर दिया और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी, ये पर्याप्त नहीं है। पुलिस को जामताड़ा की जवाब देना होगा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की, उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क क्यों नहीं की आपने, उनके खिलाफ एनएसए क्यों नहीं लगाया। और बैंक को कहिए अगर हमारे 100 ग्राहक लूटे गए उसमें हम भी स्टेक होल्डर हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस में और साक्ष्य देने में और प्रोसिक्यूशन में हम पूरी मदद करेंगे। और आगे इस चीज के ऐसे नंबरों को हम ब्लैकलिस्ट करते हैं, ये अपने अपने मोबाइल पे कृपया ब्लॉक कर दें। कम से कम कुछ तो प्रोएक्टिव एफर्ट्स कीजिए। पवन डुग्गल साहब बैठे हैं, उनके साथ अगर आप देखेंगे तो वो भी इस बात को तायद करेंगे जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया। मैं इसी पर उन्हीं से रिएक्शन परामर्शदाता नहीं है। अपनी बात रखिए पहले। जी, क्योंकि सिर्फ एक परामर्शदाता के रूप में नहीं बल्कि एक स्टेक होल्डर के रूप में बैंक को आना होगा, और प्रोएक्टिव रोल पुलिस को भी और बैंक को भी। जी, दुग्गल साहब, कमी कहां देखते हैं आप? हेलो मी दुग्गल साहब से मेरा सवाल है। देखिए, कमियां कई दिशाओं में हैं। पहली, जी हाँ, पहली बात तो यह है कि कानून जितना सख्त होना चाहिए वो नहीं है। हमारा जो भारत का वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो बहुत ज्यादा इसको सख्ती से नहीं अख्तियार करता। मैक्सिमम बेलेबल ऑफेंस है। बंदा अगर पकड़ा भी जाएगा तो तुरंत बेल मिल जाएगी, और कब वो अल्टीमेटली ट्रायल पर आएगा इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। उसके विरुद्ध जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होती है वो अक्सर नष्ट की जाती है, इवेपोरेट हो जाती हैं, तो कन्विक्शन नहीं हो पाते। दूसरी बात, मुझे लगता है कि बैंकों का रोल आपको थोड़ा और परिभाषित करना पड़ेगा। ऑलरेडी भारत का जो साइबर लॉ है उसमें हमने बैंकों को बिचौले, इंटरमीडियरी यानी कि नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स परिभाषित कर दिया है, और उन पर यह दायित्व डाला है कि वो ड्यू डिलिजेंस या सावधानी बरतेंगे जब वो अपनी ड्यूटीज का निर्वाह करते हैं। वहां पर भी जितनी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, लोगों को ज्यादा जानकारी होती ही नहीं है। आपको जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको मिलाकर आपको जॉइंट अपने जो उपभोक्ताएं हैं उनको आपको एजुकेट करना पड़ेगा, उनकी जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें सरकार का भी रोल है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कानून को, जितना आपका वर्तमान कानून है उसको आपको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लोगों के दिलों में एक दहशत सी फैल गई है कि साहब ऐसा है
कानून तो बेकार है और कुछ होना जो ना तो है नहीं, और मेरे पैसे तो गए तो गए। जाते ही नहीं, दूसरी बात कंप्लेंट ही क्या नहीं है करते, कि उनको लगता है बैंक कि इसकी कंप्लेंट कहाँ की जाए, क्योंकि पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने जो बने हैं वो तो चोरी के लिए, डकैती के लिए, कत्ल के लिए बने, वहां पर इन सब की बातें सुनी जाती, इन सब लोगों की, इस तरह के फ्रॉड के बारे में लोगों को कहाँ जाना चाहिए, कैसे कहाँ अपनी गुहार लगानी चाहिए, शायद लोगों के जहन में ये बात है ही नहीं, और पुलिस भी उतना एक्टिव रोल नहीं निभाती। इस पर हम विक्रम सिंह जी आपसे भी जानना चाहूंगी, और दुग्गल साहब आप तो कह ही चुके कि लचर कानून है। इसके अलावा एक बहुत जरूरी और पॉइंट है कि कैसे जो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं, कैसे आपके एटीएम कार्ड को डिकोड कर देते हैं। मेरे पास ये एटीएम कार्ड है और अभिषेक से हम जानेंगे एटीएम फोन कॉल फ्रॉड के बारे में। हम आपको बता रहे हैं, हम आपको आगाह कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि किस तरीके से एक फोन कॉल के जरिए आप लुट सकते हैं, आपकी पूरी गाढ़ी कमाई पर सेंध लग सकती है। और ये फोन कॉल आते कहां से, इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर फोन कॉल कोई आए तो कैसे आप सतर्क हो सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं, जिन्होंने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और हमें बताया है कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम करता है। अभिषेक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ऐसे फोन कॉल्स हर रोज बहुत लोगों को आते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहला अगर कॉल होता है तो शायद यही होता है, इसी तरह के फोन कॉल्स होते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि क्या बैंक फोन कॉल करते हैं या नहीं करते? देखिए, बैंक कभी भी आपके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डिटेल लेने के लिए फोन नहीं करता। अगर उसको कुछ इंक्वायरी करनी भी होती है तो वो एक हेल्पलाइन नंबर से फोन आता है बैंक अपना, कभी भी किसी मोबाइल से आपको कॉल नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी मोबाइल से अगर कॉल आए तो सबसे पहले आपको वहीं पर अलर्ट होना चाहिए, और उसके बाद अगर फोन कॉल आ रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मोबाइल नंबर है, ये कौन सा नंबर है, और आपको समझ में नहीं आया, आपने तुरंत से उस फोन को पिक कर लिया, तो आपसे किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, कैसे आपके कार्ड को डिकोड किया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। अभिषेक मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक, ये मेरे पास एक कार्ड है, ये मेरा डेबिट कार्ड है, मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को भी दिखाया जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से इसको डिकोड किया जाता है। यहाँ पर मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, कंपनी का नाम हमने छुपा दिया है, ये कार्ड है उसका नाम भी छुपाया गया है, और ये कौन से बैंक का कार्ड है उसको भी हमने छुपाया हुआ है। जी अभिषेक। देखिए, सबसे पहले एक बेसिक जानकारी होती है, अगर आपका कार्ड का नंबर, अगर मैं आपके एटीएम कार्ड से शॉपिंग कर रहा हूं तो मुझे उसकी टोटल डिटेल चाहिए होती है। तो जैसे आप अपना कार्ड का नंबर किसी को बताते हो, अगर 4 से बता रहे हो तो वीजा कार्ड हो जाता है, 5 से बताते हो तो मास्टर कार्ड होता है। इसी तरह की तमाम जानकारियां उनको ऑलरेडी होती जैसे है। ये वीजा कार्ड है, ये जैसे आपके हाथ में जो कार्ड दिख रहा है मुझे, वो शायद वीजा कार्ड है। तो इसमें होता क्या है कि ये जितने लोग हैं बकायदा ये कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारियों से मिलकर ट्रेनिंग लेते हैं, बकायदा शहरों में, जैसे ये पूरा रैकेट गांव के जंगलों से चलता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां 40 किलोमीटर दायरे में कोई भी ठीक ढंग की सड़क नहीं है, वहां जंगलों में बैठ के लोग सारे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसको कैसे डिकोड किया जाता है, उस पर आते हैं। आप मुझे, जैसे मैंने आपको कॉल किया, मैं आपको बड़ा शॉर्टकट बताता हूँ। कॉल किया कि नमस्कार, ये कॉल आपको एटीएम हेड ऑफिस मुंबई से किया गया है। अभी आरबीआई का गाइडलाइन आया हुआ है, आपके एटीएम को हम एक कोड जारी कर रहे हैं, उसी कोड से आपके एटीएम का वेरिफिकेशन होगा, ताकि आगे भविष्य में आपके साथ फ्रॉड ना हो। इस बात का यूज करते हैं कि आपके साथ कहीं फ्रॉड ना हो। जैसे मुझे आप अपना एक एटीएम का कार्ड नंबर बताइए। जैसे मैं कार्ड नंबर आपको बताती हूँ, इसी में लिखा है 4166 46 43 00 36 0138। ये मैंने कार्ड नंबर बताया है और वो पिन मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और मैं देखती हूँ कि अभिषेक इसको डिकोड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और ये हम सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं, हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग आपसे बात करेंगे, सबसे पहली बात क्या होगी, उसके बाद वो किस किस लहजे में आपसे बात करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। मेरी और अभिषेक की बातचीत के जरिए शायद आप ये बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, जैसे आपने मुझे अपना कार्ड नंबर बता दिया, अब मुझे आपके एटीएम का हर डिटेल चाहिए। मैं पूछूंगा किसके नाम से ये कार्ड है, आप मुझे नाम बता दीजिए। उसके बाद फिर मैं पूछूंगा एक्सपायरी डेट, आप इसका एक्सपायरी डेट बताइए मुझे। इसका एक्सपायरी डेट है 0917। ठीक है, अब आप कार्ड पलटिए। अब यहाँ तक मैंने अभी तक आपका कार्ड का नंबर, किसके नाम पे कार्ड है ये, और एक्सपायरी डेट ले ले, जो ऑनलाइन शॉपिंग या मनी ट्रांसफर में जरूरी होता है। अब कार्ड पलटने के बाद मैं यहाँ ट्रिक लगाऊंगा। मैंने आपको ये बताया कि कार्ड पलटने पे व्हाइट पट्टी पे 7 डिजिट का नंबर है।
इसमें जो लास्ट का 3 डिजिट होता है ये सीवीवी नंबर होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी से सारे ऑनलाइन शॉपिंग या मनी ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बोलूंगा कि सर आपने जो सर कार्ड जो पीछे 7 डिजिट का नंबर है, स्टार्टिंग ऑफ 4 डिजिट काफी सिक्योर होता है, ये आपको नहीं बताना चाहिए। ये बात वहां से आएगी, ये बात यानी वहां जो से हमें पूछा फोन कर रहा है वो ये बात बताएगा। जी। कई बार होता क्या कि सामने वालों को बात करने से पता चल जाता है नेटवर्क वालों को कि सामने बंदा बहुत सीधा है, उसको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं, तो उसे डायरेक्ट ले लेते हैं 7 डिजिट का नंबर। अगर सामने वाला ज्यादा स्मार्ट है, अगर ज्यादा समझदार पढ़ा लिखा लग रहा है, तो उसको ये जानकारी दी जाती है और स्टार्टिंग के 4 डिजिट नंबर ना पूछकर लास्ट के 3 डिजिट पूछा जाता है। आप मुझे लास्ट के 3 डिजिट नंबर बताइए एटीएम का। 139। अब इसमें मैंने अपने यहाँ सीवीवी नंबर ले लिया, अब मुझे जरूरत है आपका पिन कोड। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आरबीआई एक गाइडलाइन जारी करने जा रहा है, आपको एक हम कोड देंगे अभी, उसी कोड से आपके एटीएम का वेरिफिकेशन होगा। भविष्य में कभी भी आपको बैंक से कॉल अगर आता है तो आप वही कोड बताइए। अगर वो कोड वो आप पूछिए उनसे बैंक के अधिकारियों से कि वो कोड क्या है, मेरा कोड बताइए। अगर आपको कोड बताता है समझिए आपको जेन्युइन कॉल आया हुआ है। तो इसी तरह झांसे में लेकर मैं आपको बोलूंगा जो एटीएम का जो शुरू का 4 डिजिट नंबर है, 7 डिजिट से जो आपने मुझे नहीं बताया वो सिक्योर होता है, उसमें आप अपना एटीएम का पिन कोड जोड़ के वो संख्या बताइए। जैसे सपोज दैट आपका जो लास्ट का शुरू का 4 डिजिट 1111 है और आपका एटीएम का पिन कोड मान लीजिए 1111 है, तो उसको जोड़ने पर 2222 का योग आएगा। तो इस तरह का एक योग आएगा, उस संख्या को बताइए आप मुझे जोड़कर। तो ये आता है 2345। 2345। अब यहाँ पे चूंकि आपका टोटल डिटेल आ गया, मैं आपको यहाँ ये बोलूंगा कि आप अपना आपके मोबाइल पर भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को आपको बताना होगा। तब तक मैं करूंगा क्या कि आपका एटीएम का डिटेल निकाल लूंगा। बाय द टाइम हम अपने फोन में सर्च मारकर हम वहां से वो नंबर निकालते हैं, यानी वो डिटेल जो कि उधर से मैसेज आया होता है हम वो निकालते हैं, इतने में वो हमारे एटीएम का पिन कोड निकाल लेते हैं। और ये वही समय होता है जब आपके बैंक से ट्रांजैक्शन हो रही होती है, यहीं पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से कंफर्म करूंगा आपको, आपने जो नंबर जोड़ा है, आपने जो नंबर मुझे बताया 2345, आपने एटीएम के पिन कोड में जोड़ा है? हाँ। आपने उसमें एटीएम का पिन कोड जोड़ के बताया ये ना? जी जी जी। तो अब यहाँ मुझे आपका एटीएम का पिन कोड पता चल गया। हाँ। अब मैं आपके टोटल डिटेल आने के बाद, एटीएम का पिन कोड मुझे मालूम होने के बाद मैंने शॉपिंग की, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा एक। हाँ। उस ओटीपी के बिना आप कुछ शॉपिंग या मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगा कि आपके मोबाइल पे देखिए एक ओटीपी गया, ये एक कोड गया होगा, वेरिफिकेशन कोड। वो कोड बताइए, जरूरी है। आप वो कोड बताते हो और आपका पैसा गायब हो जाता है, या तो शॉपिंग कर ली जाती है या ट्रांसफर किया जाता है। आपका जो पिन कोड था 2206। कमाल है, मतलब आप भी सीख आए अभिषेक। नहीं, बकायदा जंगलों में मैंने उनसे 3-4 दिन ट्रेनिंग ली। बहुत हैरान करने वाली बात है कि ये वही कोड है। सोचिए कि कितने आसानी से आपके बैंक से पैसा चलेगा। आपने मेरे बैंक से कुछ निकाला तो नहीं है ना, ये बता दीजिए पहले। ऐसा तो नहीं है कि कुछ निकाल लिया हो आपने? खैर, अभिषेक से बचना पड़ेगा। अभिषेक से अब हमें बचना पड़ेगा। लेकिन बहुत हैरानी की बात है, आप ये सोचिए कि अगर हमारे संवाददाता बहुत आसानी से इस चीज को डिकोड कर सकते हैं, तो वो शातिर लोग जो सुबह से शाम तक इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, वो किस तरीके से आपके अकाउंट्स में, आपके बैंक में, आपकी जेब पर सेंध लगा रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद है। डोगरा साहब, यही बात है जो कि यहाँ पर हम समझा रहे हैं, जो अभिषेक हमें समझा रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां पर जाकर ये पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं। यही चीज को क्या बैंक कर्मचारी अपने ग्राहकों को नहीं समझा सकते? अगर जो है ग्राहक जानना चाहता है, कुछ उत्सुकता है, उसकी कुछ अनभिज्ञता है, तब तो अवश्य समझा सकते हैं। उत्सुकता डोगरा साहब तभी होती है जब किसी के बैंक से पैसा चला जाता है, तभी कोई समझना चाहता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या गया, तब लोग ज्यादा उत्सुक होते हैं कि अब हमें बताइए। बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं नवजोत जी। एक्चुअली होता तभी है जब हमें कुछ धोखा मिलता है, और नहीं अगर धोखा मिलता है तो तब तक हमारे पास कोई समय नहीं रहता। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि जो हमको लिटरेचर बैंक देता भी है, बार बार एसएमएस करता है कि आप अपना एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर ना बताएं, सीवीवी नंबर ना बताएं, जो एक्चुअली जो कस्टमर वैल्यू वेरिफिकेशन है वही इम्पोर्टेंट है, आपकी एक्सपायरी डेट ना बताएं। इतनी सारी चीजों में से कोई एक चीज नहीं बताएंगी तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। और ये केवल और केवल इसमें किसी की मिली भगत नहीं होती, क्योंकि सारा काम कंप्यूटराइजेशन है। स्पेशली बैंक्स में बैंक वाले भी नहीं जानते कि ये कैसे हो रहा है।
हाँ, एक काम अवश्य है कि कुछ बैंक्स ने ऐसा किया है कि जो तमाम फ्रॉड हो जाते हैं कस्टमर्स के साथ, वहां पे वो उनका इंश्योरेंस भी करवा देते हैं। तो एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट जो है उसका मनी इंश्योरेंस हो जाता है कि अगर किसी को 50,000 का फ्रॉड हो गया है तो वो दैट मनी रिमेन्स इंश्योर्ड। पर बैंक और अभी अगर तक ग्राहक बिल्कुल चाहता है, ठीक है कस्टमर डॉक्टर चाहता है साहब, कि ठीक है बिजॉन जी, ये बताएं जी, कि जी, बैंक अपनी तो वो तरफ से अपना इतने पता बड़े लगा एक्शंस सकता क्यों है, नहीं ले बैंक में सकते? जाके उनसे चर्चा कर सकता डॉक्टर है। साहब लौटते हैं आपके पास। हाँ जी, मैं लौटती हूँ आपके पास जरा बिजॉन जी। नहीं, बैंक्स को जिम्मेदारी लेना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए। ये इनफैक्ट इनके जो कर्मचारी होते हैं, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको उत्तरदायित्व करना चाहिए। यू सी, जब तक आप एक अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे, प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे, आप कैसे उपभोक्ताओं को संरक्षण दिलाएंगे? और उपभोक्ताओं को भी ये समझना होगा कि वो कोई इंफॉर्मेशन एजुकेशन के लिए चाहे ना चाहे, लेकिन बैंक को मैंडेटरी करना होगा कि आपको जब हम कोई भी प्रोडक्ट देते हैं उसका शिक्षित करवाना आप, वो बैंक का जिम्मेदारी होना चाहिए। यू सी, और हर समय हम लोग इस पे बात कर रहे हैं रेगुलेटर के साथ, आरबीआई के साथ, कि बैंक को आप एक जिम्मेदारी दीजिए, बैंक को आप एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि इस ढंग के फ्रॉड से बचने के लिए कंज्यूमर को क्या क्या डूज एंड डोंट्स सही ढंग से जानकारी देना चाहिए। वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। चलिए तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आपकी जेब पर डाका डलता है और किस तरीके से पूरा का पूरा गिरोह काम करता है। ये सिर्फ झारखंड की खबर नहीं है, बल्कि ये गैंग और ये पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। यहाँ पर बैठे तमाम पैनलिस्ट ने इस बात पर भी एग्री किया है कि बिना पुलिस की मिलीभगत के ऐसा नहीं हो सकता, बिना बैंक की मिलीभगत के ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं फिगर आउट करना पड़ेगा कहां पर कमी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिजॉन जी ने सीधे तौर पर कहा था कि इसमें हर लेवल का कोई ना कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है। मैं आपके पास आना चाहूंगी विक्रम सिंह जी, ये बताएं कि इस तरह के मामलों को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है संक्षेप में। बिल्कुल सही नवजोत जी, आपने बताया था कि मैं बताना चाहूंगा कि हर स्टेट में, हर जनपद में, हर थाने में साइबर संबंधित जो भी अपराध हैं उनको पंजीकृत करने के आदेश हैं। और ऐसे प्रकरणों में 419 और 420 आईपीसी भी है। तो पुलिस ये नहीं कह सकती कि हम आपका केस रजिस्टर नहीं करेंगे। और आपने आज हम सबको शिक्षित किया है अपने ट्यूटोरियल के माध्यम से, जिसमें आपको और विषय को बधाई दूंगा। केवल एक पन्ने का पैम्फलेट जिसमें ऐसे 4 चित्र बन जाएं, और जिन 4 चरणों में आपने फ्रॉड को बताया है, लंबा चौड़ा निबंध न लिख करके इस प्रकार का अगर बना दे बैंक और पुलिस वाले, तो बैंकिंग और साइबर फ्रॉड में बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। बिल्कुल। मैं इससे पहले कि डोगरा साहब आपके पास आऊं, दुग्गल साहब आपसे जानना चाहूंगी। ठीक है, कानून लचर है, कानून को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, लेकिन जब तक कानून सख्त नहीं होता तब तक कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, बैंकों को क्या करना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए पुलिस का इसमें? चलिए, यही सवाल मैं बिजॉन जी आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, हम तो ये कहेंगे कि हर बैंकों को एक इंश्योरेंस कवर 100% होना चाहिए, ताकि कभी भी फ्रॉड हो एक आम उपभोक्ता मतलब विक्टिम ना बन जाए उसका। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, यू सी, कोई भी व्यक्ति यदि पाया गया कनाइव कर रहा है ये क्रिमिनल्स के साथ, उनका तो तुरंत एक बहुत ही सख्त दंड देनी चाहिए। और कोई भी मतलब पुलिस स्टेशन कैनॉट डिनाई FIR रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एज एन एविडेंस ऑल्सो एज ए कंज्यूमर। हम कल यदि इसको लेकर इंश्योरेंस कंपनी के पास भी जाएं, हाँ। हमको एविडेंस चाहिए कि तुरंत हम जब विक्टिम बने हम उसका एक एविडेंस क्रिएट किए कि वही नहीं। बात विक्रम सिंह जी भी कह रहे थे। डोगरा साहब आपसे जानना चाहूंगी, बैंकों को क्या नए कदम उठाने चाहिए अब? बैंकों को नए कदम जहां तक जो है कस्टमर्स की जानकारी बढ़ाने की बात है, तो एक अवेयरनेस जो है कैंपेन किया जा सकता है, जिसमें ATM या क्रेडिट कार्ड जिन कस्टमर्स को दिया जाता है तो दे शुड बी स्पेशली ट्रेंड। उनको इस बात का जो है बुला के डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि भाई इन सब चीज़ों के प्रति वो सावधान रहें, ताकि वो अपने आप को बचाव कर सकें। और उनको ये वैसे तो उपलब्ध रहता है, कस्टमर सर्विस जो है 24 आवर्स टेलीफोन नंबर रहता है जी। कि इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन या फ्रॉड, कहीं कोई फ्रॉड हो जाता है तो वो 24 घंटे उस कस्टमर सर्विस पे तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस तरह से मेरे
एटीएम का जो है जो इस्तेमाल हुआ है और मेरे साथ फ्रॉड हो गया है जबकि मैंने पैसा नहीं निकाला, तो तुरंत जो है वो कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो दुग्गल और साहब अवेयरनेस डेफिनेटली जो है ये करने की जरूरी जरूरत है है। दुग्गल कि साहब, ये आपसे मैं एक कस्टमर्स आखिरी को कमेंट जानना awareness चाहूंगी प्रदान इसमें। किया जाए। जी जी दुग्गल साहब, मेरा सवाल आपसे है, कानून लचर है, ठीक है, कानून को सख्त करने की जरूरत है, लेकिन इन द मीनवाइल बैंक, कस्टमर और पुलिस, क्या भूमिका इनकी होनी चाहिए, कैसे इनको अलर्ट हो जाना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को तमाम से उपभोक्ताओं के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए जी दुग्गल साहब बोलिए, आप ही से मेरा सवाल। आपका सवाल मुझसे था। जी जी, तो मैं कह रहा था कि सरकार को आवश्यकता है कि ड्यू डिलिजेंस को लेकर विभिन्न सी जो गाइडलाइंस हैं उनको वो परिभाषित करें, उनकी ज्यादा प्रचलन, सर्कुलेशन करें। बैंकों को बार बार अपने उपभोक्ताओं को याद दिलाना पड़ेगा। आप ये मत मान लीजिए कि भारत के उपभोक्ता बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड है अपनी कॉन्सेंट्रेशन में, वो बहुत सारे और चीजों में लगे हुए हैं, और हो सकता है क्योंकि उनकी अवेयरनेस लेवल्स बहुत हाई नहीं है और क्योंकि वो अधिकांश तौर पर स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इतने ड्यूली डिलिजेंट नहीं होंगे। तो सरकार को बैंकों को ज्यादा जागरूकता दिलानी पड़ेगी, एजुकेशन अवेयरनेस करनी पड़ेगी, और इसलिए मैं मानता हूं कि साइबर लॉ को आपको स्कूल का कि करिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जी जी दुग्गल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगी वक्त की कमी है। तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बधाई, आप एक बहुत अच्छा ये ऑपरेशन लेकर आए हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, और IBN 7 के दर्शकों को आपने आगाह किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।